बात करता है राम राज्य की, कोई बात करता है लड़ सकती हूँ, और कोई वापसी की बात करता है। तो क्या बात करने से बात बन जाएगी? बात बनाने के लिए घर से निकल के वोट डालना पड़ेगा। आर यू रेडी टू एक्सरसाइज योर राइट? वोट डालने के लिए तैयार है? भूलिएगा मत। नमस्कार झांसी के वासियों, मैं हूं कैलाश खेर, आपका कैलाश खेर। एक सबसे बड़ा पर्व जो लोकतंत्र का होता है वो होता है निर्वाचन, यानी चुनाव करना। 20 फरवरी को झांसी में आपके यहाँ विधान सभा का निर्वाचन हो रहा है, तो कृपया अधिक से अधिक संख्या में मास्क पहनकर अपने धर्म का निर्वहन करें और पता लगे कि झांसी की वोटिंग सबसे ज्यादा प्रतिशत में आई। घर से निकलो, आगे आओ, सोचो समझो, बटन दबाओ, वोट दो, वोट दो, वोट दो, हर बुराई पर नुकीली चोट दो, वोट दो, वोट दो, वोट दो। आदर, आदाब, अभिनंदन, आभार मेरे झांसी बुंदेलखंड के दोस्तों, भाइयों, बहनों। जी हाँ, आज का दो बातें आमने सामने हैं। वोट दो, वोट दो, वोट दो। क्योंकि जैसे कि आपको मालूम, ये विधानसभा इलेक्शंस बिल्कुल हमारे नज़दीक हैं और 20 फरवरी 2022 में हम लोग अपना हक, अपनी लोकतंत्र का हक जो होता है वो मांगने जाएंगे और अपने प्रत्याशी के लिए वोट करेंगे। और वोट करेंगे तभी हमारा सरकार आएगी, जो इसको हम चाहते हैं वो चुन करके सामने आएगा और हमारे देश के लिए, हमारे राज्य के लिए और हमारे शहर के लिए प्रगति और सुशासन लाएगा। तो उससे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आज मैं इस वक्त वोट दो के लिए क्यों दो बातें आमने सामने पे आ रहा हूँ। क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है कि हम वोट मांगें और वोट दें जा करके। बिकॉज लोकतंत्र में अगर हम वोट नहीं दे रहे हैं तो कहीं ना कहीं हम अपने देश के साथ गद्दारी कर रहे हैं। हमें अगर अपने देश को आगे बढ़ाना है और अगर हम अपना देश प्रेम करते हैं, जो हम सब करते हैं, तो हमको वोट ज़रूर देना चाहिए। इस पर हम आपसे बातें करेंगे और आपको बताएंगे वोट देने से क्या क्या फ़ायदे होते हैं और किस तरह से हमें वोट देने से हमारा शहर और सशक्त होता है। उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि दो बातें आमने सामने का जो शो है हमारा प्रायोजक शो होता है। और आज के हमारे प्रायोजक हैं रत्ना लेज़र डेंटल क्लिनिक से डॉक्टर रजत मसूरिया, जो कि एक सुपर मैक्सिलोफेशियल सर्जन है। और ओरल कैंसर और तंबाकू जो लोग ज़्यादा खाते हैं उनका मुंह जो कम खुलता है और उससे बड़ी जटिल बीमारी ओरल कैंसर होने का डर होता है, उसका उनको बहुत ही ज़बरदस्त एक्सपीरियंस है। वो उसका बहुत अच्छा इलाज करते हैं नई तकनीक के ज़रिए। इसके अलावा डेंटल इम्प्लांट, रूट कैनाल ट्रीटमेंट, डेंटल कॉस्मेटिक्स और जबड़ों का फ्रैक्चर वगैरह में उनके वहाँ काफ़ी अच्छा इलाज होता है। उनका क्लिनिक झांसी मेडिकल कॉलेज गेट नंबर 1 के सामने आपको कमला हॉस्पिटल में मिलेगा और आप वहाँ पे जा कर के इनसे परामर्श ले सकते हैं। इनके कॉन्टैक्ट नंबर्स और एड्रेस वगैरह मुझे आपको इस वीडियो के नीचे मिल जाएंगे मेरे। और अब आगे बढ़ते हैं अपने वीडियो को लेकर के। तो देखिए, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि वोट मांगना और वोट देना दोनों एक बहुत ज़रूरी चीज़ है। अगर आप आज में देखें, पहला चरण हो चुका है वोटिंग का, दूसरा चरण आज हुआ है। पहले चरण में जो पिछले साल पिछले मतलब वोटिंग में 2017 में वोटिंग हुई थी, 2000 जी हाँ, तो उसमें अराउंड अराउंड करीबन 63% की वोटिंग हुई थी। जिस इलाके की प्रथम चरण में वोटिंग हुई है, यानी कि आपका गाज़ियाबाद, नोएडा, गौतम बुद्ध नगर, मेरठ, उसमें 63% के आसपास का वोट डला था। लेकिन इस बार 60% का वोट डला, यानी 3% के आसपास कम। अब आप सोचिए कि जिस कंट्री में इतनी ज़्यादा आबादी हो, वहाँ अगर 3% का कम वोट पड़ेगा तो उससे कई सरकारें अच्छी बनने से चूक जाएंगी और कई सरकारें गलत बन सकती हैं। अगर वही लोग सजग हों और जाकर के वोट करें तो वो चीज़ आप उसका फ़ायदा उठा सकते हैं। तो यही हमें करना है। अभी यूपी के दो ही चरण हुए। आने वाले कुछ दिनों में वोटिंग का वक्त चलने वाला है और हमें ध्यान रखना है कि हम वोट करने जाएं और अपने आसपास जितने भी हमारे संपर्क में लोग हैं उनसे रिक्वेस्ट करें कि भैया वोट ज़रूर डालिए। बिकॉज़ वोट लोकतंत्र का एक ऐसा
पावर है जिसके बिना लोकतंत्र का कोई मतलब नहीं है। वोट मांगने से, वोट देने जाने से आप अपनी सरकार को सशक्त कर रहे हैं, आप अपने प्रत्याशी को सशक्त कर रहे हैं, और उसके लिए अगर आप सिर्फ बैठे घर बैठे काम ना करेंगे तो शायद वो आप नहीं देख पाएंगे जो आप देखना चाहते हैं अपने शहर के लिए। जैसे कि आपको मालूम है, हर साल वोट के कुछ लोग बढ़ते हैं और कुछ लोग उसमें जुड़ते हैं, आपने युवा समर्थक वोट, राइट। अब युवा वोट को कुछ चीज़ें बताना बहुत ज़रूरी है जब वो वोट करने जा रहे हैं। हमारा इंडियन वोटिंग सिस्टम तो होता क्या है कि अगर आप देखें, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो स्ट्रक्चर है वो फेडरल सिस्टम से बनती है, जिसमें आपका पार्लियामेंट यानी कि सांसद, जिसे कि आप सेंट्रल गवर्नमेंट कहते हैं, और साथ में स्टेट गवर्नमेंट जिसे आप विधानसभा कहते हैं, दोनों चीज़ें होती हैं। अब सेंट्रल की अगर हम बात करें तो उसमें होता है आपका राज्यसभा और लोकसभा। राज्यसभा यानी अपर हाउस, लोकसभा यानी लोअर हाउस। राज्यसभा में आप जानते ही होंगे 2045 लोगों का मेंबर्स का सीट का वो होता है, और आपके उसमें आज के वक्त में 238 सीटों का वो प्रावधान है। और लोकसभा लोअर हाउस में अराउंड 552 का सीट्स है, लेकिन अभी 545 सीट्स रिक्त हैंगी, जिसमें दो एंग्लो इंडियन सीट्स होती हैं, वो भी शायद अब कैंसिल हो गई हैं। और इन दोनों के उससे आपका पार्लियामेंट चलती है, और जो भी लॉज होते हैं भारत सरकार के, वो इन दोनों असेंबलीज में डिस्कस होते हैं पार्लियामेंट के अंदर, और लॉज को पारित किया जाता है वहाँ पे, जिसको बाद में प्रेसिडेंट के ज़रिए हम पूरे देश में लागू करते हैं। जो भी मीटिंग्स होती हैं जो पार्लियामेंट के अंदर होती हैं, वो सदन के अंदर होती हैं, वो प्रेसिडेंट बुलाते हैं, और प्रेसिडेंट के बुलाने पर ये मीटिंग्स होती हैं। प्रेसिडेंट की पावर होती है इसे बुलाने की और इसको रद्द करने की। तो ये इस तरीके से होता है। अगर मैं आपसे कहूँ लोकसभा में कैसे मेंबर्स चुने जाते हैं, तो वो डायरेक्ट इलेक्शंस होते हैं बाय द हेल्प ऑफ पीपल, और जितना बड़ा स्टेट होता है उतना हिसाब से उसके मेंबर्स ज़्यादा होते हैं। इसलिए अगर आप देखें, यूपी की पॉपुलेशन डेंसिटी जो है बहुत ज़्यादा है, और इसी वजह से यूपी की 80 सीट्स के आसपास होती है, जो सबसे ज़्यादा है देश में। ऐसे ही अगर हम दिल्ली की देखें तो 11 सीट्स होती हैं उसकी पॉपुलेशन के हिसाब से, इसके आसपास। तो मेरा कहने का मेरा मतलब ये है कि ये सारे के सारे लोग जो हैं फिर उसके बाद अपने मेंबर्स को खड़ा करते हैं, और जो मेंबर्स खड़ा होते हैं जिनकी 50% से ज़्यादा वोटिंग होती है, वो लोग मिल करके फिर प्राइम मिनिस्टर बनाते हैं। अगर आप देखें राज्यसभा के इलेक्शंस जो होते हैं वो इनडायरेक्ट होते हैं, उसमें एमएलएज जो होते हैं वो इलेक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं जनता की तरफ से, और वहाँ पे वो होता है। तो इनडायरेक्ट वो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा समझाने की वजह से, तो मैं आज इसी को सब बताता हूँ। और अब बढ़ते हैं अपन जो अभी के चुनाव हो रहे हैं उसकी प्रक्रिया पे, जो कि विधानसभा इलेक्शंस कराते हैं। देखिए, हर स्टेट जो इलेक्शन होता है वो 5 साल में होता है। अब चूंकि राज्य लोकसभा का जो होता है उसमें तो पूरे देश का एक समय पे हो जाता है, क्योंकि उनका एक समय पड़ता है। लेकिन राज्यसभा में, स्टेट असेंबली में आप देखें तो पूरे साल में 5 बार में इलेक्शन होता है, और इलेक्शन किसी भी 5 साल के बाद पड़ सकता है। जैसे भी हाल में बंगाल में हुआ है, एमपी में हुआ है, राजस्थान में हुआ है, यहाँ पे आपने इलेक्शंस देखे हैं। और अब झांसी मतलब अपने यूपी में चल रहे हैं आजकल, और झांसी में 20 तारीख को उसी की वोटिंग हो रही है। इसमें भी आपकी अगर आप देखेंगे 50% ज़्यादा की सीट्स चाहिए होती हैं किसी भी किसी भी पार्टी को जीतने के लिए और सरकार बनाने के लिए। और अगर आप देखें तो इसमें बेसिकली अगर आपके दिमाग में ज़हन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि अगर 50 सीटें नहीं आई, 50% ज़्यादा सीटें नहीं आई तब, तो उसमें ये होता है कि आप किसी से गठबंधन कर सकते हैं, और यही वजह होती है कि अगर उनका गठबंधन अलायंस कर सकते हैं और आप सरकार बनाने की दावेदारी पेश कर सकते हैं। तो ये तरीका है पूरा स्टेट असेंबली इलेक्शंस का। और स्टेट असेंबली इलेक्शंस में आपका जो पार्टीज़ हैं वो चुनती हैं, जो 50% से ज़्यादा सीटें लेकर के आता है वो अपने पार्टी के मुख्य सीएम फेस बना करके उनको फिर सीएम शिप की शपथ दिलाई जाती है। तो ये है पूरा हमारा
स्टेट का और सेंट्रल गवर्नमेंट का इलेक्शंस का प्रोसीजर। तो इट्स अ वेरी रिफाइंड एंड डिफाइंड प्रोसेस ऑफ इलेक्शंस व्हिच हैपेंस इन इन आवर कंट्री। जितने लोगों को देश प्रेम होता है, देश से प्रेम होता है और अपने अपने एरिया का लगाव होता है, जो अपने एरिया की तरक्की चाहते हैं, वो सारे लोग वोट करने ज़रूर जाते हैं। और वो चूँकि जब जाते हैं तो उनके प्रत्याशी जब चुन के आते हैं तो एक अच्छी गवर्नेंस आती है। इसलिए मेरी आप सबसे हाथ जोड़ के इल्तिजा है, रिक्वेस्ट है कि चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे किसी भी हालत में आपको वोट डालने जाना पड़े, अपने आपको और अपने जितने घर में लोग हैं जो आपके वोट डालने वाली एज पर हैं, उनको प्लीज़ उनसे रिक्वेस्ट करिए, उन्हें समझाइए कि उनका हक है, उनकी ज़िम्मेदारी है और एज़ अ रिस्पेक्टेड सिटिज़न्स ऑफ इंडिया दे शुड वोट, बिकॉज़ वोट इज़ सम पावर। जहाँ आप वोट डालेंगे तो आपके सशक्त आपकी चुनी हुई सरकार आएगी। अब आप ये सोच सकते हैं कि हम किसको वोट डालें? आजकल के वोट के लिए क्या, तो अब देखिए काफ़ी सारे प्रावधान हो गए हैं कि आपके सामने पूरी इन्फॉर्मेशन आएगी, जो कैंडिडेट्स हैं, उनके कौन से केसेस चल रहे हैं, उनकी क्या हिस्ट्री है, उनकी वेल्थ कितनी है, ये सब चीज़ें बताई जाती हैं। इसके साथ-साथ आपको देखना चाहिए कि उनकी पर्सनैलिटी कैसी है, उनका बोलचाल कैसा है, उनकी पढ़ाई-लिखाई कैसी है, उनका पिछला कार्यकाल कैसा है, उनकी पूरी पर्सनैलिटी कैसी है, उनकी एजुकेशन कैसी है। इन सब चीज़ों के देखते हुए आप एक बहुत अच्छा कैंडिडेट चुन सकते हैं। तो ये तो हो गई इस सब की बातें। लेकिन अब करते हैं कुछ चुनावी मुद्दों की बातें। जैसे कि आपको मालूम है, हमें पूरे स्टेट की बात करूँ तो मुद्दे बड़े सामने आ रहे हैं, जो हैं वो है सुरक्षा, विकास, बेरोज़गारी, किसानी, सड़कें, बिजली-पानी या फिर महँगाई या फिर क्या कहते हैं राम मंदिर निर्माण, ये भी काफ़ी चल रहा था। अगर मैं इसी सब को झांसी के साथ जोड़ूँ, तो झांसी में जो मुद्दे हैं वो है सूती मिल का बंद हो जाना, जिसकी वजह से बेरोज़गारी बढ़ी है, या बेरोज़गारी की वजह से लोगों का पलायन करना बुंदेलखंड से, वो एक समस्या है। सूखा एक अलग समस्या है बुंदेलखंड का, जो हमेशा रहा है। देखिए, अब बेरोज़गारी को दूर करने के लिए एक रेलवे फैक्ट्री का रेलवे कोच की फैक्ट्रीज़ लग रही हैं, उससे बेरोज़गारी शायद हटे। बुंदेलखंड डिफेंस कॉरिडोर आ रहा है, उससे बेरोज़गारी हटने की बात हो रही है। इरिगेशन पे काफ़ी काम हो रहा है, तो उस वजह से इरिगेशन की समस्या का भी वो दूर करने की डिमांड की जा रही है। तो बेसिकली कहने का मेरा मतलब सिर्फ़ इतना है कि हमें ये देखना चाहिए कि पिछली सरकारों में क्या हुआ है। अगर आप देखें मुद्दों को, तो पिछली सरकार में हमारे पास एक बहुत बड़ा मुद्दा रहा, जो बेसिकली कोरोना या एपिडेमिक था, जो पूरे दुनिया विश्व में छा रहा। तो 5 साल के कार्यकाल में अगर हम देखें पिछली सरकार को, 2 साल उनके सिर्फ़ कोरोना को टैकल करने में गए। और मैं किसी की इंडिविजुअल की तारीफ़ नहीं करूँगा, ना मैं किसी पार्टी का पक्ष ले रहा हूँ। लेकिन मैं फिर भी आपसे ये बोलना चाहूँगा कि हमने एक पार्टी के सीएम फ़ेस को हर वक़्त अपने पैर पे देखा है ऑडिट करते हुए। कोरोना काल में जब उन्होंने बूस्टर डोज़ेज़ लगाने की बात हुई या फिर फर्स्ट वैक्सीनेशन ड्राइव को सक्सेसफुल करने की बात हुई, उन्होंने काफ़ी काम किया, उन्होंने सब चलाया। इसके अलावा अगर मैं अच्छे कामों की बात करूँ जो झांसी से जुड़े हैं, झांसी एज़ अ स्मार्ट सिटी में इलेक्ट्रिक बसेज़ आईं, जो चल रही हैं। इसके साथ-साथ अटल एकता पार्क आया, जो बन गया है। पिछले सरकार के कार्यकाल में जो पुलों का निर्माण, फ्लाईओवर जो रुका पड़ा था, उन सबको गति दी और इसी कार्यकाल में पूरा किया गया है। इसके साथ-साथ जो शहरों का सड़कों का चौड़ीकरण हुआ है, लाइट्स लगी हैं या ये कह लीजिए सुंदरीकरण हुआ है, ये सब भी काफ़ी अच्छा अच्छा हुआ है। इसके साथ-साथ आप देखेंगे आपका मेडिकल कॉलेज के उसमें आईसीयू का उद्घाटन हुआ, नया डिपार्टमेंट का, वो बहुत एक अच्छी बात हुई। तो इस तरह से कुछ काम अच्छे हुए हैं, लेकिन ज़्यादा कामों की हमें उम्मीद थी उनसे, वो कोरोना के चलते नहीं हो पाया। अब अगर हम बोलें जहाँ-जहाँ कमी कहाँ-कहाँ रह गई, तो मुझे लगता है कमी हमें बहुत ज़्यादा रह गई है कि महँगाई बहुत बढ़ी है और डीज़ल, पेट्रोल के दाम बहुत बढ़े हैं और इसके साथ-साथ बेरोज़गारी का भी हमें कुछ न कुछ करना पड़ेगा, जो बहुत ज़रूरी है। जो अब इस सरकार को चुनने में हमें देखना पड़ेगा कि हमारी पुरानी सरकारों को कम समय मिला, इस वजह से वो नहीं हो पाया, तो क्या हमें उन्हें दूसरा चांस देना चाहिए? जबकि उन्होंने कुछ चीज़ों में बहुत अच्छा काम किया, ख़ासतौर से पैंडेमिक के अंदर, कोरोना काल के चलते। लेकिन अगर आप वही चीज़ देखें
और सरकारों में जब हम पुराने इतिहास पे जाते हैं, तो उन्होंने क्या काम किया, उधर पे क्या-क्या चीज़ें हुईं, उसमें बहुत सारी चीज़ें हमें मालूम देखने को मिलेंगी जहाँ पे भू माफिया है या गुंडागर्दी है या ये सब के चलते यूपी में बहुत सारी चीज़ें जो हैं यूपी का जो विकास है, वो काफ़ी पिछड़ा है। लेकिन हमें उतना विकास पिछले 5 साल में भी देखने को नहीं मिला। मैं ना किसी जैसे कि मैंने कहा ना मैं किसी किसी इंडिविजुअल पार्टी के पक्ष में बोल रहा हूँ या किसी के विरोध में बोल रहा हूँ। मैं ये बोल रहा हूँ कि यूपी की प्रगति की ये जो दर है, जो रेट है, वो और स्टेट्स के मुकाबले बहुत नीचे है। चाहे वो पंजाब से आप कंपेयर कर लें, चाहे आप गुजरात से कंपेयर कर लें या फिर आप महाराष्ट्र से कंपेयर कर लें या कर्नाटका से कंपेयर कर लें, उत्तर प्रदेश का अभी ज़्यादा तेज़ी से बदलाव नहीं आया है या ज़्यादा तेज़ी से प्रगति नहीं हुई है। लेकिन हमने पिछले 5 साल में कुछ बहुत अच्छी चीज़ें देखी हैं। एक तो जो कानून व्यवस्था है वो काफ़ी सुदृढ़ हुई है और सुरक्षा काफ़ी बढ़ी है। लेकिन हमें जैसे कि मैंने कहा आपसे बहुत ज़्यादा उम्मीदें थी इस सरकार से जो आते साथ बहुत करेगी। शायद वो करना चाहती थी लेकिन कोरोना की वजह से वो नहीं कर पाए। लेकिन उन्होंने सब घरों में राशन पहुँचाया है जो लोग नीचे वर्ग के थे और जितने लोगों को बचा सकते थे लॉकडाउन लगा के वो भी किया है। साथ में अर्थव्यवस्था की स्लिप करते हुए उन्होंने बहुत सारी चीज़ें ऐसे करी जिसमें व्यापार को नुकसान ना हो, तो वो सब उन्होंने किया है। लेकिन बहुत सारी चीज़ें और थी जो वो कर सकते थे। जीएसटी वगैरह को अच्छे से लागू किया गया, दवाइयों की कोई कमी नहीं हुई, ये सब अच्छी बातें रही हैं। शायद अगला समय उनको देना चाहिए या शायद उनसे उनसे ज़्यादा अच्छा कोई कैंडिडेट है तो उसको देना चाहिए। लेकिन वो तभी हो सकता है जब हम बाहर निकलें और जाकर के अपने वोट का अधिकार का इस्तेमाल करें और हम वोट दें और एक अच्छी कैंडिडेट को लेकर के आएँ। कैंडिडेट जितना अच्छा होगा, उतना ही वो हमारे इलाकों को लिए जाकर के बात करेगा और जब बात करेगा तो हमारे लिए हमारे सिटी के लिए, हमारे शहर के लिए, हमारे रीजन के लिए सॉल्यूशंस आएँगे। तो ये भी हमारी बहुत ज़रूरत की चीज़ें हैं। वोट हमारा लिए बहुत ज़रूरी है करना, लेकिन चूँकि कोरोना चल रहा है तो मेरा आप सबसे आग्रह रहेगा कि कोरोना का प्रोटोकॉल को फ़ॉलो करते हुए सोशल डिस्टेंसिंग करते हुए, मास्क लगा कर के और इसके साथ-साथ अपना सैनिटाइज़ेशन करके अपने हाथों को अपना सैनिटाइज़र साथ में ले जा कर के आप वोट करने ज़रूर जाएँ। वोट करना बहुत ज़रूरी है और हमें काफ़ी डोज़ेज़ लग चुकी हैं। अगर हम वोट नहीं करेंगे तो हमारी सरकार नहीं आएगी। हमारे डीएम साहब जो झांसी के हैं, वो भी बहुत कोशिश कर रहे हैं कि वोट का जो वो है रेट जो हमारा पिछले इलेक्शंस में रहा है 2017 में 70% के ऊपर, वो और ज़्यादा ऊपर जाए और हम 80% तक पहुँचे और झांसी एक नया कीर्तिमान स्थापित करे। झांसी ने सफाई के उस अभियान में बहुत अच्छा नाम कमाया है पिछले पिछले कुछ सालों में। हम यूपी में 2 साल 2 सेकंड नंबर पे हैं, दूसरे स्थान पर हैं पूरे यूपी में और ये एक बहुत फ़ख्र की बात है। तो हमें चाहिए कि हम इस चीज़ को आगे बढ़ाएँ और भी चीज़ों में हम आगे निकलें और ये वक़्त आ गया है जब हम दिखाएँ पूरे देश में कि झांसी में जब इलेक्शंस होते हैं, झांसी वाले दिल से बाहर जाते हैं और देश को बनाने में अपनी सक्रिय भूमिका निभाते हैं, जाके वोट डालते हैं। तो आपके सबके प्रत्याशी चाहे किसी के सपा के हों या किसी के भाजपा के हों या किसी के कांग्रेस के हों या किसी के बसपा के हों और बाकी जो नई पार्टियां इस बार 2-3 नई पार्टियां झांसी में आई हैं, हमें उनका स्वागत करना चाहिए। कम से कम वो नामांकन कर रहे हैं जिसमें एक है आम आदमी पार्टी आप और दूसरी है एआईएमआईएम जो ओवैसी साहब की पार्टी है। मैं उन दोनों पार्टियों का दिल से स्वागत करूँगा और चाहूँगा कि वो अच्छा करें, अपने कैंडिडेट्स के साथ लोगों की सेवा करें ताकि वो और जल्दी से तेज़ी से नाम कमाएँ और बड़ी पार्टी बन के एक झांसी में विकल्प बने। लेकिन इसके साथ-साथ मैं इतना ज़रूर कहूँगा कोरोना का प्रोटोकॉल को फ़ॉलो कीजिएगा और मास्क लगा कर के, सैनिटाइज़र लेकर के, सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखते हुए वोट डालने ज़रूर जाइएगा। वोट आपका अधिकार है, वोट आपकी ज़िम्मेदारी है, वोट आपके देश के प्रति आपकी एक सोच है, आपका एक कर्तव्य है। उस कर्तव्य से मत पलटिएगा। पूरा झांसी आपको देख रहा है। झांसी की इज़्ज़त आपके हाथों में है। वोट डालना हमारा अधिकार ही नहीं, हमारा
लिए बहुत ज़रूरी है, हमारे इलाके के लिए बहुत ज़रूरी है। अपने देश को मज़बूत बनाएँ, अपने राज्य को मज़बूत बनाएँ, अपने शहर को सुंदर बनाएँ, शहर को आगे बढ़ाएँ और वोट ज़रूर दें। जैसे कि अभी आपको बोला था, घर से निकलें, आगे आएँ, सोचे-समझे बटन दबाएँ। हर हर चीज़ की हर परेशानी की नुकीली वो बटन दबाएँ और वोट दें। वोट देने से ही चीज़ें बनेंगी और आपकी सरकार आएगी। मैं आप सबसे विदा लूँगा इसके साथ-साथ और उम्मीद करूँगा कि आप मेरे को इस प्रोग्राम पे जो देखते हैं, फ़ॉलो करेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे क्योंकि प्रोग्राम शेयर करने से ज़्यादा बढ़ता है और मुझे आप सबका साथ सही चाहिए होगा अपनी झांसी को आगे बढ़ाने के लिए। तो सोचिएगा मत, कर्तव्य निभाइएगा और वोट ज़रूर देने आइएगा। इसके साथ ही थैंक यू सो वेरी मच, सिंसियरली अप्रिशिएट। थैंक यू।